ये करंट अफेयर का सेकंड सेशन है। हम लोग सेकंड सेशन करंट अफेयर का और प्लस स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके हम लोग कैसे कवर कर रहे हैं यहाँ पे, जो करंट अफेयर से जुड़े हुए जो भी स्टैटिक पार्ट होंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, उसे हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, हम लोगों ने जो लास्ट सेशन लिया था, लास्ट सेशन पर बेस्ड 2 क्वेश्चंस हैं। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में या जो चैट सेक्शन है, इस चैट सेक्शन में आपको इन सभी का रिप्लाई देना है। जो आंसर है, सही आंसर वो। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द टैगलाइन यूज्ड फॉर द 46th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हेल्ड इन इंडिया। जो 46 सेशंस हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का इंडिया के अंदर, ठीक है, उसका टैगलाइन क्या था, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है विकसित भारत, दूसरा ऑप्शन है इनक्रेडिबल इंडिया, तीसरा ऑप्शन है शाह नो यश और चौथा ऑप्शन है गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस है और इन 4 ऑप्शंस में से क्या राइट आंसर होगा आपको चैट सेक्शन में लिख करके इसका बताना है। ठीक है, इन 4 ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है आपको ये राइट आंसर ऑप्शन में लिख करके बताना है। किरण आर्या ने सबसे पहले इसका जवाब दे दिया, शाह नो यश। ठीक है, वेरी गुड। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, शाह नो यश। ठीक है, विकसित भारत जो है ये टैगलाइन है इस चीज का। तो इस बार का अगस्त 2024 को जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ है, इसमें पीएम मोदी जी ने एक विजन रखा है कि हमारा इंडिया जो होगा वो 2047 तक, 2047 तक एक डेवलप्ड इंडिया बन जाएगा। ये विजन रखा गया है और इस विजन का जो टैगलाइन है वो है विकसित भारत। ठीक है, इनक्रेडिबल इंडिया आप सभी को मालूम है कि इनक्रेडिबल इंडिया जो है ये टूरिज्म ऑफ इंडिया, टूरिज्म ऑफ इंडिया का टैगलाइन है। ठीक है, टूरिज्म ऑफ इंडिया का टैगलाइन है। स्थानोयश इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और गेम्स वाइड ओपन, ठीक है, ये जो पेरिस ओलंपिक हुआ है, ठीक है, पेरिस ओलंपिक, ठीक है, पेरिस ओलंपिक जो हुआ है 2024 का, ठीक है, पेरिस ओलंपिक, ठीक है, और पैरालंपिक, इन दोनों का जो टैगलाइन है वो है मेरा गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, पेरिस ओलंपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, गेम्स वाइड ओपन इसका क्या है, टैगलाइन। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, हु वॉन द अवार्ड फॉर द बेस्ट डायरेक्टर एट 70th नेशनल फिल्म अवार्ड। जो 70th नेशनल फिल्म अवार्ड हुआ उसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है वो किसने जीता था। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है वो है नीना गुप्ता, दूसरा ऑप्शन है ऋषभ शेट्टी, तीसरा ऑप्शन है सूरज बड़जात्या और चौथा ऑप्शन है पवन मल्होत्रा। ठीक है, इसका आंसर बताइए, राइट आंसर चैट सेक्शन में। ठीक है, दिव्या जी आंसर बताइए इसका, सूरज बड़जात्या। दिव्या का सबसे पहले आंसर आया सूरज बड़जात्या। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सूरज बड़जात्या। सूरज बड़जात्या को बेस्ट डायरेक्टर इन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है 70th नेशनल फिल्म अवार्ड में। ठीक है, इसके अलावा जो नीना गुप्ता है, ठीक है, जो नीना गुप्ता है, नीना गुप्ता को ऊंचाई के लिए, ठीक है, ऊंचाई के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ठीक है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, तो नीना गुप्ता को मिला है। ठीक है, पवन मल्होत्रा अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पवन मल्होत्रा को जो है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है फौजा के लिए। ठीक है, फौजा, FOUJA, फौजा। ठीक है, ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। ठीक है, उसी तरीके से ऋषभ शेट्टी, ठीक है, ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था कंतारा मूवी के लिए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। किरण आर्या ने भी सी आंसर दिया है, रोबेंस प्रताप सिंह ने भी आंसर दिया इसका, सूरज। ठीक है, हम लोग आते हैं अब इस सेशन पे। इस सेशन पे जो पहला जो पॉइंट है वो है नीति आयोग को लेकर के। नीति आयोग ने संपूर्णता, ठीक है, संपूर्णता अभियान जो है वो लॉन्च करा था 4 जुलाई 2024 को। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार एक ऐसा प्रोग्राम है जो 3 मंथ्स टारगेट के साथ जो है लाया गया, कि मतलब 3 महीने के टारगेट के अंदर एक पर्टिकुलर जो है एक टास्क को कंप्लीट करना है। बेसिकली इसका जो एम था, नीति आयोग का संपूर्णता अभियान का जो एम था वो था कि 3 महीने के अंदर, 3 महीने यानी कि 30 सितंबर, जो कि अभी जस्ट क्रॉस हुआ है, तो अभी जस्ट क्रॉस हुआ है, तो इसका मतलब इसका जो रिजल्ट है वो अभी तक मतलब इशू नहीं हुआ है, अभी तक पब्लिकली अनाउंस नहीं करा गया है। ठीक है, तो ये जो 3 महीने का ये जो टारगेट था, इस पे क्या था, इस पे 6 की इंडिकेटर्स थे, 6 की इंडिकेटर्स थे। इन 6 की इंडिकेटर्स में जो है क्या करना था, 112 डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करा गया था 6 की इंडिकेटर्स के लिए, कि इन 6 की इंडिकेटर्स में क्या करना है, एक सेचुरेशन लेकर के आना है। सेचुरेशन का मतलब यहाँ पे हो गया
उसका जो ऑप्टिमम लेवल होता है, ठीक है, ऑप्टिमम लेवल मतलब पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं, ठीक है, ऑप्टिमम लेवल जो है वो अचीव करना है इस 3 महीने के अंदर तक, अंदर अंदर, ठीक है। इसमें 112 जो एस्पिरेशनल, एस्पिरेशनल का मतलब जो इंस्पिरेशनल टाइप का हो गया, ठीक है, मतलब इसमें 112 डिस्ट्रिक्ट का चयन होगा और उन 112 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो 6 इंडिकेटर्स होंगे उन 6 की इंडिकेटर्स को हाईलाइट करा जाएगा, उससे रिलेटेड सारे डाटास को कलेक्ट करा जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 500 ब्लॉक्स, मतलब ये 112 डिस्ट्रिक्ट होंगे और 500 ब्लॉक होंगे कंट्री के, जहां पे इन 6 इंडिकेटर से जुड़े हुए जितने भी आंकड़े होंगे उसे कलेक्ट करा जाएगा, उसमें सुधार लाने की कोशिश करी जाएगी, ठीक है। ये 3 महीने का टारगेट था जो कि कंप्लीट हो गया है और इसे करने वाला कौन था? नीति आयोग था, ठीक है। अब जो 6 इंडिकेटर्स थे, की इंडिकेटर्स, ये ब्लॉक लेवल पे कौन कौन से थे? तो एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल जो है वो प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ टर्म हो गया, ठीक है। तो प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उनका केयर, दिस इज कॉल्ड एंटीनेटल केयर। डायबिटीज स्क्रीनिंग, डायबिटीज स्क्रीनिंग मतलब कितने लोग डायबिटीज के पेशेंट है ऑल ओवर इंडिया में, जो पूरे इंडिया की पॉपुलेशन है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, इंडिया की पॉपुलेशन कहना गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ब्लॉक लेवल पे है, तो मतलब 500 ब्लॉक को जो सेलेक्ट करा गया है, उस 500 ब्लॉक्स में कितना परसेंटेज जो है वो डायबिटीज स्क्रीनिंग के पेशेंट है, इस चीज का जो है डाटा निकालना। उसी तरीके से हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग, हाइपरटेंशन अभी के समय में बहुत ही कॉमन एक बीमारी हो गई है जो डे आफ्टर डे इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। हाइपरटेंशन बेसिकली क्यों होता है? तो इसका एक मेन रीजन यही है कि शुगर की वजह से, ठीक है, चीनी की मात्रा जब बॉडी में बहुत ज्यादा होती है तो हाइपरटेंशन होने लगता है। तो हाइपरटेंशन जो है उसकी स्क्रीनिंग की गई, स्क्रीनिंग यहाँ पे मतलब क्या, उसका परसेंटेज एक डाटा कलेक्ट किया गया, ठीक ठीक है। इसके अलावा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। देन सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है। सॉइल हेल्थ कार्ड बेसिकली एक ऐसा कार्ड होता है जहां पे किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जो सॉइल है, ठीक है, या जो लैंड पोर्शन है उसकी क्या फर्टिलिटी रेट है या उसका क्या फर्टाइल होगा, ठीक है, फर्टिलिटी कितनी होगी, इस चीज को कैलकुलेट किया जाता है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड और सेल्फ हेल्प ग्रुप, बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? बेसिकली ये महिलाओं से जुड़ा हुआ है। सेल्फ हेल्प ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है? महिलाओं से जुड़ा हुआ है किसी भी एरिया की, ठीक है। कुछ महिलाएं आपस में क्या करेंगी? एक दूसरे की हेल्प करेंगी ताकि ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्प हो सके एक दूसरे का, ठीक है। इसे इसे हम लोग क्या कहेंगे? सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें क्या होता है? कुछ महिलाएं, स्पेशली महिलाएं, ठीक है, महिलाओं से जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट इसे सपोर्ट कर रही है। इसमें क्या होगा? कुछ महिलाएं आपस में जुड़ेंगी, ठीक है, सबको ही क्या करेगा? कुछ कुछ रुपए वहां पे सबमिट करेगा, देगा एक ग्रुप के अंदर। और हो सकता है कि उन महिलाओं में से कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जिनको पैसे की नीड होगी, तो वो लोग एक तरह समझ लो एक तरह का लोन डिपार्टमेंट चल रहा है एक प्राइवेट तरह से, ठीक है, मतलब प्राइवेट लोग, मतलब सभी लोग आपस में मिलकर के इस चीज को रन कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इसमें सरकार इसकी हेल्प कर रही है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है कितना है किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, इस चीज का डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है कुछ की इंडिकेटर्स हैं, कौन कौन से? तो एंटीनेटल केयर, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन अगेन फॉर वुमेन, किस तरह की वुमेन? प्रेग्नेंट वुमेन, इम्यूनाइजेशन, सॉइल हेल्थ कार्ड्स, स्कूल इलेक्ट्रिसिटी और टेक्स्ट बुक प्रोविजन, ठीक है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट की इंडिकेटर्स हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के, मतलब जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट करा गया है। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो 112 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। इन 112 डिस्ट्रिक्ट के नाम जो है अभी यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकता मैं, ठीक है, आपको या तो मैं नोट्स में दे दूंगा या फिर एक्चुअली पूछेगा भी नहीं कि कौन कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट है। बस यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कितने डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करा गया है या कितने ब्लॉक्स को टारगेट करा गया है, ठीक है। और ये कितने मंथ्स का के लिए जो है ये टारगेट लिया गया था? 3 मंथ्स के लिए। आपसे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे ये बन सकता है वो है कि संपूर्णता अभियान जो है वो किसने लॉन्च करा है? तो आंसर है नीति आयोग ने लॉन्च करा है। क्लियर हो गया? यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ एक स्टैटिक पार्ट भी है। जैसे अब यहाँ पे बात हो रही है नीति आयोग की, तो नीति आयोग से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जो आप सभी को पता होने चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला जो है नीति आयोग का फुल फॉर्म, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? कौन बताएगा? ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। नीति आयोग का फुल फॉर्म चैट सेक्शन में लिख करके बताओ आप सभी। नीति आयोग का फुल फॉर्म बताओ। वैभव, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसमिशन इंडिया, ट्रांसमिशन इंडिया गलत है वैभव। नेशनल इनोवेशन थिंक टैंक ऑफ इंडिया, किरण आपका गलत है थोड़ा सा। और कोई? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अभिनव राज ने सही आंसर दिया है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ये है नीति आयोग का फुल फॉर्म।
नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये एक थिंक टैंक बॉडी है। थिंक टैंक बॉडी क्या होता है? थिंक टैंक बॉडी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये एक ऐसी संस्था है, ये एक ऐसी बॉडी है जिसे प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को जो है प्लानिंग कमीशन जो था, ठीक है, उसे रिप्लेस करके जो है मोदी जी लेकर के आए थे नीति आयोग को। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, करंट समय में नीति आयोग के सीईओ कौन है? ठीक है, BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्रमण्यम। ठीक है, BVR सुब्रमण्यम ये नीति आयोग के सीईओ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 3-4 साल से जो है ये हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत बार आया हुआ है बहुत सारे कंपटीटिव एग्जाम में। हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग? ठीक है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ ले कि नीति आयोग के हेड कौन है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, कौन बताएगा? ये भी बहुत इजी आंसर है। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है वही हेड होता है, वही चेयरपर्सन होता है नीति आयोग का। तो अभी कौन है? PM मोदी जी। ठीक है, तो जो मोदी जी हैं वो अभी जो है करंट हेड हैं, जो सीईओ में बोल रहा हूँ, चेयरपर्सन जो है लक्ष्मी नारायण है, प्राइम मिनिस्टर। वेरी गुड। नीति आयोग का काम क्या है, कोई बताएगा? देखो, नीति आयोग जो है, नीति आयोग एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज बन रही है, ठीक है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज बन रही है, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आ रहे हैं, ठीक है, इन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को, इन पॉलिसीज को रिव्यू करना और इसे और कैसे अच्छे तरीके से अचीव किया जा सकता है, ठीक है, इस चीज में मदद करना। ठीक है, ये है नीति आयोग का जो है मेन काम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मेरा रिवाइव्ड नालंदा यूनिवर्सिटी। देखो, नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा से रिवाइव किया गया है, ठीक है, और इसका इनॉग्रेशन हुआ था 19 जून 2024 को PM मोदी जी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे जो इनॉग्रेशन हुआ है नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का, वो कहाँ पे हुआ है? तो राजगीर, बिहार के अंदर। ठीक है, जो नीति आयोग जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का जो इनॉग्रेशन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? तो राजगीर। ठीक है, देखो, ये जो रिवाइवल की जो बात करी गई है नालंदा यूनिवर्सिटी की, ये रिवाइवल का जो सबसे पहले ये जो प्रपोजल था, ये प्रपोजल APJ अब्दुल कलाम जी ने दिया था 2006 में। ठीक है, 2007 में जो है एक रीएस्टेब्लिशमेंट बिल पास करा गया था पार्लियामेंट से कि नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा से क्या करना है? रीएस्टेब्लिश करना है, क्योंकि ये एक समय में भारत का बहुत बड़ा गौरव था, बहुत बड़ा सम्मान था। ठीक है, इसका जो कैंपस बना है, मतलब इस टाइम जो मोदी जी ने इनॉग्रेट करा हुआ है नालंदा यूनिवर्सिटी को 19 जून 2024 को, तो इसका जो कैंपस है वो एक इको फ्रेंडली कैंपस है। ठीक है, कैसा कैंपस है? इको फ्रेंडली। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि इको फ्रेंडली कैंपस जो है वो क्या होता है। सो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं कि इको फ्रेंडली जो कैंपस है वो क्या होता है। देखो, इको फ्रेंडली कैंपस, ठीक है, इको फ्रेंडली कैंपस एक ऐसा कैंपस होता है जो पूरी तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, जो पूरी तरह से क्या होगा? इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। ठीक है, जो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, ठीक है, जो नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस है, ये 455 एकड़ में फैला हुआ है। कितने एकड़ में? 455 एकड़ में। और इसका एक टारगेट है कि जो कार्बन इमिशन होगा वो नेट जीरो होगा। नेट जीरो, अगर कभी भी अगर कार्बन इमिशन अगर नेट जीरो हो, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन इमिशन हो रहा है एनवायरनमेंट के अंदर वो ऑलमोस्ट जीरो होगा। और इसके लिए एक टर्म यूज करा जाता है, वो टर्म है मेरा जीरो वेस्ट। ठीक है, जीरो वेस्ट। तो जब कभी भी जीरो वेस्ट का मतलब अगर आपसे पूछ ले कभी भी किसी भी एग्जाम में कि व्हाट इज जीरो वेस्ट, तो जीरो वेस्ट एक्चुअली क्या होता है? जब एनवायरनमेंट में जो कार्बन इमिशन होगा अगर वो अगर नेट जीरो हो रहा है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट जीरो। देखो 100% जीरो कभी नहीं होता, लेकिन अगर ऑलमोस्ट अगर जीरो हो रहा है, जिसे नेट जीरो भी कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? जीरो वेस्ट कहेंगे। ठीक है, तो कार्बन इमिशन यहाँ पे क्या होता है? जीरो वेस्ट होता है। 455 एकड़ 445 एकड़ लैंड एरिया पे जो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है इस बार वो दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट हुआ है। ठीक है, इसमें ग्रीन लैंडस्केपिंग की गई है। लैंडस्केपिंग का मतलब होता है, मतलब चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे सब लगाए गए हैं। 6.5 मेगावाट का यहाँ पे सोलर प्लांटेशन करा गया है।
ताकि एनर्जी को रिन्यू करा जा सके। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, अगर घूमने का मन करे राजगीर, ठीक है, तो जरूर जाइएगा यहाँ पे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट, क्योंकि चूंकि नालंदा यूनिवर्सिटी की बात हुई है और जैसा मैंने बोला था कि बिस के अंदर कुछ आपका ऐसा एक दो क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा ही जो करंट अफेयर से रिलेट नहीं होगा। तो लेकिन ऑब्वियस है कि जो हमारा स्टैटिक पार्ट है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इन सबसे क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, कम बनेगा, एक दो तीन ऐसे ही पूछेगा। ठीक है, लेकिन पूछेगा तो जरूर। ठीक है, तो अगर अगर मान लो इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन उठता है तो किससे उठेगा? नालंदा यूनिवर्सिटी से। नालंदा यूनिवर्सिटी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अगर आपने एसएससी को पहले फेस करा हुआ है तो एसएससी में बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने बनाया था। ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाने वाला कौन था? कुमार गुप्त वन। ठीक है, कुमार गुप्त वन ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया था। कब बनाया था? 427 सेंचुरी में। ठीक है, 427, ठीक है, सेंचुरी में नालंदा यूनिवर्सिटी का स्टेब्लिशमेंट करा गया था। किसके द्वारा? तो कुमार गुप्त के द्वारा। ठीक है, एम्परर कुमार गुप्त के द्वारा। क्लियर हो गया? अगर ये पूछा जाए कि नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किसने करा था, तो बहुत सारे इसके डिस्ट्रॉयर थे, लेकिन जो है फाइनल डिस्ट्रक्शन जो हुआ, जैसे कह सकते हैं आप मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन, जिसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी तरह से जो है ध्वस्त हो गया, वो खिलजी डायनेस्टी का भख्तियार खिलजी था। ठीक है, 1200 सेंचुरी में, 1200 सेंचुरी में भख्तियार खिलजी ने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, डेमोलिश कर दिया था। ठीक है, क्लियर हो गया? नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है भर्तृहरि महताब। ठीक है, भर्तृहरि महताब, इन्हें प्रोटियम स्पीकर बनाया गया था 18th लोकसभा का। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को लेने का मतलब क्या है कि ऑब्वियस है कि आपका स्टैटिक पार्ट का एक बहुत ही मेजर सेक्शन यहाँ पे कवर होने वाला है। ठीक है, देखो इस तरह का ही क्वेश्चन जो है उठा करके पूछा जाता है और आपको इसके लिए फिर पूरा जो है आप पॉलिटी उठा करके पढ़ोगे, ये कोई समझदारी नहीं हुई, खासकर बैंकिंग एग्जाम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मतलब एक ऐसा एग्जाम जो बैंकिंग इंक्लाइंड है और जहां पे करंट अफेयर मेजर सेक्शन है, सेकंड नंबर पे स्टैटिक पार्ट आता है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग पूरा का पूरा पॉलिटी उठा करके पढ़ने का, वो भी टाइम हमें दिया नहीं गया है, 1.5 महीने का ही समय है। ठीक है, अगर ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो इस 1.5 महीने के समय में हम लोग कभी भी जो है पूरा का पूरा पॉलिटी सोचोगे, पूरा का पूरा हिस्ट्री सोचोगे, तो ये कभी भी फिनिश नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये सब ओशियन हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है जनरली कहां से बनेगा? आपके करंट से ही कुछ टॉपिक्स को उठा करके आपसे पूछ लेगा उसका स्टैटिक का पार्ट। तो यहाँ पे जो पॉलिटी है, जो गवर्नेंस का जो टॉपिक हो गया, ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट जो है बनता है क्वेश्चन किसका? तो प्रोटियम स्पीकर से। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटियम स्पीकर होता कौन है। प्रोटियम स्पीकर हम लोग किसको कहते हैं? तो जब कभी भी प्रोटियम स्पीकर की बात होगी तो जब नया सेशन स्टार्ट होता है, नया सेशन का मतलब जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद सरकार बनी, तो सरकार का जो पहला सेशन चलेगा पार्लियामेंट में, तो उस समय अब जब फर्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ है तो स्पीकर तो उस समय डिसाइड नहीं होता। तो जो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक प्रोटियम स्पीकर बनाते हैं। प्रोटियम मतलब क्या हो गया? टेम्पररी। ठीक है, टेम्पररी स्पीकर बनाते हैं। तो इस बार जो हमारा 18th लोकसभा सेशन हुआ, तो इस 18th लोकसभा सेशंस का जो एक प्रोटियम स्पीकर बनाया गया जिसका नाम था भर्तृहरि महताब। बेसिकली जो प्रोटियम स्पीकर होता है वो लोकसभा के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता को बनाया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे अगर देखोगे तो 18th लोकसभा जो सेशंस हुआ था तो उसमें द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है, 24 जून 2024 को, ठीक है, बीजेपी के एक मेंबर हैं बी मेहताब या भर्तृहरि महताब, इन्हें जो है प्रोटियम स्पीकर जो है नियुक्त करा गया है। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा वो ये बन सकता है कि जो स्पीकर है लोकसभा के, ठीक है, इस बार के, वो कौन है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला। ओम बिरला जो है अभी के करंट लोकसभा स्पीकर है। अगर आपसे ये पूछ ले कि राज्यसभा का स्पीकर कौन है, ठीक है, अभी करंट समय में राज्यसभा का स्पीकर कौन है, ठीक है, तो जगदीप धांकड़। ठीक है, जगदीप धांकड़, ठीक है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के। ठीक है, इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धांकड़, वो अभी राज्यसभा के कौन है? स्पीकर है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो है 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। अगर आप, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जो बैंकिंग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें आर्टिकल लर्न करने में दिक्कत होगी, लेकिन भाई आर्टिकल वगैरह सब पूछ लेगा। ठीक है,
तो मैं आपको क्या करूंगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की एक पीडीएफ अपलोड कर दूंगा आपके कोर्स के अंदर में, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना ही है, ठीक है। एक बार कर लेना, ठीक है। भले ही आप पूरा लर्न करो या मत करो, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट्स होंगे, ठीक है, वो हाईलाइट होगा, वो बोल्ड होगा, मतलब पूरा ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ इसके अंदर आर्टिकल्स ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा, उसे एक बार जरूर देख करके जाना। देखो, जहाँ पे कंपटीशन की बात होती है ना, और जहाँ पे दाव पे सब कुछ लगा हो, वहां पे कुछ भी जो है छोड़ना नहीं चाहिए। वहां पे कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा पोर्शन आप कवर करिए सटीक वे में, ठीक है। और भले ही लर्न ना हो, अगर लर्न नहीं भी हो रहा है तो छोड़ दो, कोशिश करो उसे एक निमोनिक फॉर्मेट में याद करने की, ठीक है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो निमोनिक फॉर्मेट में दे रही हैं, ठीक है। वीडियोस बना रही है, अच्छे अच्छे चैनल्स भी हैं जो निमोनिक फॉर्म में चीजों को याद करवाते हैं, ठीक है। और अगर आप उन्हें 2-3 बार अगर सुनोगे तो आपका अच्छा से बहुत ही अच्छे से जो है आपका बहुत बहुत सारा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है, वो अच्छे से कवर हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, एक है आर्टिकल 94, ठीक है, एक है आर्टिकल 94 और दूसरा है आर्टिकल 99। आर्टिकल 94 और 99 ये 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो प्रोटियम स्पीकर से जुड़े हुए हैं। पहला जो आर्टिकल है आर्टिकल 94, ठीक है, पहला जो आर्टिकल है ये कहता है कि जब कभी भी लोकसभा जब स्टार्ट होगा, ठीक है, लोकसभा का जब फर्स्ट सेशन होगा, तो ये जो फर्स्ट सेशन होगा, इस फर्स्ट सेशन को प्रोटियम स्पीकर जो है वो क्या करेगा, लीड करेगा। ये है आर्टिकल मेरा 94, ठीक है। जो नेक्स्ट है आर्टिकल 99। आर्टिकल 99 कहता है कि जो हर एक मेंबर होगा, ठीक है, हर एक मेंबर होगा, वो उसका जो ओथ सेरेमनी होगा, लोकसभा का जो हर एक मेंबर होगा, उसका जो ओथ सेरेमनी होगा, ये ओथ सेरेमनी, ठीक है, ये ओथ सेरेमनी जो होगा वो प्रोटियम स्पीकर के द्वारा करवाया जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। ये 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपके प्रोटियम स्पीकर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अमिताभ घोष की। बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज है, ठीक है, एकदम श्योर शॉर्ट है कि इससे आपको क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है। देखो, सबसे पहले न्यूज देख लेते हैं। अमिताभ घोष जी जो हैं, इन्हें इरेस्मस प्राइज मिला है 2024 का। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए यहाँ पे इरेस्मस प्राइज क्या होता है, ठीक है। देखो, इरेस्मस प्राइज एक ऐसा प्राइज है जो हर साल दिया जाता है किसी व्यक्ति को या किसी संस्थान को, ठीक है। कोई भी व्यक्ति होगी या कोई भी संस्थान होगा, इसे, ठीक है, इसे इरेस्मस प्राइज जो है हर साल दिया जाएगा। क्लियर। हर साल इरेस्मस प्राइज दिया जाता है, ठीक है, या तो किसी व्यक्ति को मिलेगा या फिर किसी संस्थान को दिया जाएगा, और उन्हें दिया जाता है जो समाज या फिर संस्कृति, मतलब जो किसी देश की कल्चर को, ठीक है, किसी समाज के उत्थान के लिए, ठीक है, कोई महत्वपूर्ण कदम या महत्वपूर्ण योगदान अपना दे रहे हैं, ठीक है। जो इरेस्मस प्राइज है, इसे प्रीमियम इरेस्मस फाउंडेशन के द्वारा हर साल दिया जाता है, और इस साल जो दिया गया है वो अमिताभ घोष जी को दिया गया है, और इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर में एक बहुत ही संवेदनशील जो है नोवेल लिखी, ठीक है। उसके लिए जो है अमिताभ घोष जी को इरेस्मस प्राइज 2024 दिया गया है, ठीक है। अब जब कभी भी अमिताभ घोष का नाम आएगा तो याद रखना, अमिताभ घोष बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और आप हर साल का पेपर उठा के देख लो, ठीक है। आपको एसएससी के अंदर हो गया, यूपीएससी के अंदर, सीएससी के अंदर हो जाएगा, डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर में अमिताभ घोष से जुड़े हुए कोई भी नॉवेल्स के बारे में आपसे पूछ ही लेते हैं। मतलब ये बुक एंड ऑथर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमिताभ घोष ने कौन सी बुक लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट है, जैसे नटगम कर्स जो है पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस, ये 2021 की नॉन फिक्शन बुक है जो किसने लिखी है, अमिताभ घोष ने लिखी हुई है। उसी तरह से गन आइलैंड, ये एक नॉवेल है जो कि अमिताभ घोष के द्वारा लिखा हुआ है। फ्लड ऑफ फायर, ये एक नॉवेल है जो अगेन अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे रिवर ऑफ स्मोक, सी ऑफ ओपीज, द हंग्री टाइड, द ग्लास पैलेस, ठीक है, कलकत्ता क्रोमोसोम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीजों को लर्न करना है। देखो, लर्न तो करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे आप सिर्फ समझ करके छोड़ नहीं सकते, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। 2-3 बार पढ़ते रहोगे, ठीक है, धीरे धीरे देखो बहुत बार क्या होता है ना, चीजें जीएस के अंदर, स्पेशली जीएस बोल लो, जनरल अवेयरनेस बोल लो, करंट अफेयर्स बोल लो, ठीक है, स्टैटिक जीके कह लो, ये सब चीज ऐसी है ना कि आप याद करोगे भूल जाओगे, फिर याद करोगे फिर भूल जाओगे, ठीक है। तो बार बार इसे देखते रहना पड़ता है।
तो डेली बेसिस पे थोड़ा कम टाइम दो चलेगा, लेकिन आपको डेली बेसिस पे देने पड़ेंगे इसके लिए समय, ठीक है। बुक एंड ऑथर के अंदर ये सारे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। आपको इसकी पीडीएफ जो है 24 आवर्स के बाद आपको क्लास के साथ ही अपलोड दिखेगी, अटैच होती हुई दिखेगी, आप वहां से इसे सीधा डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पे, क्रिस्टीना सिस्कोवा, ठीक है। क्रिस्टीना सिस्कोवा, इन्हें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब मिला है, ठीक है। क्रिस्टीना सिस्कोवा, इसे 2024 के मिस वर्ल्ड का खिताब मिला है, जो कि चेक रिपब्लिक, ठीक है, जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती है, ठीक है। और ये जो 2024 का जो इन्हें अवार्ड दिया गया है वो 2023, ठीक है, 2023 की जो मिस वर्ल्ड थी कैरोलिना बिल्सवाका, ठीक है, उनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो है फर्स्ट रनर अप भी पूछ लेता है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं यश, ठीक है, यशमीना जोतोंग, ठीक है, तोन यशमीना जोतोंग, ठीक है, ये फर्स्ट रनर अप थी, ठीक है। इसके अंदर और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मेरा सुनील भारती मित्तल, ठीक है। सुनील भारती मित्तल जो है ये फर्स्ट इंडियन है जिन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली है, और किसके द्वारा मिली है, तो किंग्स चार्ल्स III के द्वारा। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बार का, ठीक है। ब्रिटेन के जो किंग है, प्रेजेंट में ब्रिटेन के जो किंग है, ठीक है, नाम है इनका किंग चार्ल्स III, तो इनके द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई है सुनील भारती मित्तल को। सुनील भारती मित्तल जो है ये पहले इंडियन है जिसने नाइटहुड की उपाधि मिली है ब्रिटेन के किंग के द्वारा, ठीक है। सुनील भारती मित्तल जो है ये चेयरमैन एंड फाउंडर हैं भारती इंटरप्राइजेस के, और इन्होंने इंडिया और ब्रिटेन के बीच के बिजनेस रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग करा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई है, ठीक है। इसके अंदर बस यही पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, कोई स्टैटिक पार्ट जो है यहाँ पे कवर नहीं होता, ठीक है। हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले कि भाई ब्रिटेन का जो है कैपिटल बताओ और ब्रिटेन की जो है करेंसी बताओ, तो सबको मालूम है ये चीज, ठीक है। लंदन जो है ब्रिटेन का क्या हो गया, कैपिटल हो गया, और करेंसी जो है वो पाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट है मेरा लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024। देखो लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 ये बहुत ही इमिनेंट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है, ठीक है, और कुछ कैटेगरीज में दिया जाता है, जैसे लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जो नवोक दजोकोवी को मिला है, और बहुत साल से मिल रहा है, आई थिंक 6 या 7 साल से इन्हें ही मिल रहा है। उसी तरीके से लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड ये एताना बोनमाती को मिला हुआ है। उसी तरीके से लॉरेंस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर ये स्पेन विमेन्स फुटबॉल टीम को मिला हुआ है। उसी तरीके से लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर ये जो है ज्यूस बेनिंगम को मिला है। इसी तरीके से और भी हैं, ठीक है। ये एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड भी पूछ लेता है, अरीशा थ्रू को मिला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे नाम है, एक बार देख लेना ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 96th एकेडमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। देखो जब कभी भी हम लोग ऑस्कर अवार्ड की बात करते हैं तो जो ऑस्कर अवार्ड जो है वो हमेशा जो है हर साल दिया जाता है, और लॉस एंजलिस यूएसए में दिया जाता है, ठीक है। इस बार का कब हुआ था, मार्च 10, 2024 में दिया है। और ओपेनहीमर जो फिल्म है, ठीक है, इसे इस बार का ये जो है डोमिनेटेड फिल्म है, जिसे 13 नॉमिनेशन मिले हैं और 7 जो है मेजर अवार्ड्स मिले, ठीक है। इसमें जो नॉमिनीज हैं वो देख लेते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जैसे बेस्ट पिक्चर के लिए ओपेनहीमर को मिला है, बेस्ट एक्टर के लिए एकदम याद होना चाहिए, इसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, सिलियन मर्फी को मिला हुआ है ओपेनहीमर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है ईमा स्टोन को मिला हुआ है पुअर थिंग्स के लिए। पुअर थिंग्स बहुत ही अच्छी मूवी है, आप चाहो तो आप इसे देख भी सकते हो, बहुत प्यारी मूवी है, लेकिन अभी मत देखना, एग्जाम के बाद देखना, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो क्रिस्टोफर नोलन को मिला हुआ है ओपेनहीमर के लिए। उसी तरह से बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जो है वो रॉबर्ट डॉने को मिला है, रॉबर्ट डॉने जूनियर को मिला हुआ है। उसी तरह से बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो है वो द विने जॉय रैंडोल्फ को मिला हुआ है। उसी तरीके से बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले जो है वो अमेरिकन फिक्शन मूवी को मिला हुआ है, ठीक है। इस तरीके से कुछ नाम से जो आपको याद करना है, ठीक है, ये पूरी लिस्ट है, ठीक है, इसे एक बार जरूर से याद कर लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर की, ठीक है। देखो लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था 2022 में, ठीक है, उसमें बुक्स एंड ऑथर से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स है उसे सीरियसली पढ़ना, मतलब एकदम कोशिश करना कि एकदम टंग लैंग्वेज पे वो याद हो,
क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनेंगे। करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है ना जहाँ पे बहुत कुछ समझाने लायक नहीं होता। हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लास थोड़ी सी बोरिंग लग रही होगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कुछ बहुत डिटेल में मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, ठीक है। कारण क्या है? क्योंकि इसमें उतना कुछ है ही नहीं, आपको चीजें हैं फैक्ट बेस्ड हैं जो आपको लर्न करनी है, कुछ स्टैटिक का पार्ट है जो हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं, लेकिन बाकी चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी बाबू, तभी जाकर के आपका ये पेपर क्लियर होगा। और अगर आप सीरियस हो इस एग्जाम के लिए तो चीजों को लर्न करना पड़ेगा, इसका सेकेंड ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, ये भीम सिंह के द्वारा लिखी गई बुक है जो कि राज्यसभा के मेंबर हैं। उसी तरीके से इंडिया एट द रेट ऑफ 100 इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, ये प्रोफेसर केवी सुब्रमण्यन के द्वारा लिखी गई है। उसी तरीके से कॉल ऑफ द गिर, ठीक है, ये परिमल नथवानी के द्वारा लिखी गई बुक है जो कि अगेन मेंबर ऑफ राज्यसभा है। उसी तरीके से ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, ये सुदीप्ता सेन गुप्ता के द्वारा लिखी गई बुक है। उसी तरीके से इट फाइंड्स अ होम, ये आलिया भट्ट के द्वारा लिखी गई बुक है। आई हैव द स्ट्रीट्स, ये जो है आर अश्विन के द्वारा लिखी गई बुक है। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये सारे बुक्स के नाम आपको याद होने चाहिए। अंटिल अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेस के द्वारा लिखी गई बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एट द विल ऑफ रिसर्च, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुराधा मस्कारनेस, ठीक है, इसके द्वारा लिखी गई बुक है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, इसे आप लोग देख लेना, ठीक है। इस क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कोई डाउट्स होगा तो आप चैट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना डाउट्स, ठीक है। कोई भी डाउट्स होगा चैट सेक्शन में क्लियर कर लेना, इसकी पीडीएफ आपको 24 आवर्स तक मिल जाएगी, ठीक है। इस वीडियो में यही बताना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।